वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में हम देखने वाले विषय राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पाठ पहला है कक्षा 10वीं का। पाठ का नाम है संविधान की प्रगति, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस पाठ में हम लोग देखने वाले स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के संविधान में किस तरह से प्रगति हुए, कौन कौन से नए कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से नए कानून संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है विज्ञान और गणित संबंधित। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। और यदि आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। और हम लोग अभी देखते हैं इस पार्ट में हमको कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करना है। तो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, दूसरा लोकतंत्र, और उसके बाद राजनीतिक परिपक्वता, मताधिकार, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण, सूचना का अधिकार। स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम लोग इस तरह से कवर करेंगे। ये 5-6 टॉपिक से इनके बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग संविधान के, भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लोकतंत्र देखेंगे, लोकतंत्र क्या होता है, फिर राजनीतिक परिपक्वता, फिर मताधिकार, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, सूचना का अधिकार। ठीक है, इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं आपसे कुछ 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। वो 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, विश्वास कीजिए। तो यदि आप पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखने के बाद आपको उन 5 क्वेश्चन के जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आपको नहीं मिलेगा तो आप गूगल से कहीं से सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पाठ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले भारत का संविधान। तो स्टूडेंट, पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं भारत के संविधान के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का कानून क्या हुआ था, पारित हुआ था, आप सबको मालूम है। और इस संविधान बनाने का मेन मकसद क्या था कि हमारा समाज जो होना चाहिए, हमारा जो भारत होना चाहिए, वो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, और जनता का शासन होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। इसलिए नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाने के विषय में संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। नागरिकों को न्याय मिले, उनकी स्वतंत्रता को बाधा ना पहुंचे, इसलिए लोकतंत्र बहुत ज्यादा प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है, इस संविधान के माध्यम से नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी समता बनी रहनी चाहिए, सब समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये संविधान का मेन मकसद था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी भारतीय संविधान में। तो हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, राजनीतिक विज्ञान की अब तक की पाठ्य पुस्तकों में हमने स्थानीय शासन संस्थाओं, भारतीय संविधान में निहित विभिन्न मूल्यों और उनके द्वारा अव्यक्त सिद्धांतों के साथ साथ संविधान द्वारा निर्मित शासन प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का स्थान आदि विस्तृत समीक्षा की है। स्टूडेंट्स, आपने कक्षा 9वीं तक जो भी राजनीतिक विज्ञान आपने पढ़ा है उसके अंदर आपने देखा है कि स्थानीय शासन संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती है। आपके आसपास की जो शासन संस्थाएं होती है, जैसे नगर पालिका होती है, महानगर पालिका होती है, पंचायत होती है, वो किस प्रकार कार्य करती है। भारतीय संविधान में निहित विभिन्न मूल्य कौन कौन से हैं। ठीक है, 10-12 मूल्य हैं, उन मूल्य कौन कौन से, उनके बारे में चर्चा आपने की है। नागरिकता का अधिकार आपने देखा हुआ है। ठीक है, और उनके द्वारा अव्यक्त सिद्धांतों के साथ साथ संविधान द्वारा निर्मित शासन प्रणाली और शासन प्रणाली के बारे में देखा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत का दूसरे देशों के साथ किस प्रकार से संबंध है, ये कक्षा 9वीं तक आपने देखा हुआ है। तो इस पार्ट में हमको क्या देखना है, इस पार्ट में हमको भारत के संविधान के बारे में देखना है कि भारत का संविधान किस प्रकार प्रगति किया है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने का उद्देश्य रखा है। भारत के संविधान का मेन उद्देश्य क्या? अगर किसी ने पूछा आपको कि भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब सब धर्म बराबर है, लोकतांत्रिक है, लोगों का शासन है, गणराज्य, जनता का शासन बनाए रखने का उद्देश्य रखा गया है, ताकि जो देश है, देश का जो शासन है किसी एक ही व्यक्ति द्वारा ना चलाया जाए। जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनकर आनी चाहिए, जनता की सरकार होनी चाहिए। ठीक है, नागरिकों को न्याय मिले, उनकी स्वतंत्रता अबाधित रहे, नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई दुष्ट कार्य कर रहा है नागरिकों के साथ तो उसके लिए न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका उन दुष्टों को दंड देना चाहिए। उनकी स्वतंत्रता बाधित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाने का अधिकार, हर चीज का अधिकार होना चाहिए। उसके अधिकारों को बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए संविधान में अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय और समता पर आधारित प्रगत एवं विकसित समाज निर्माण के साधन के रूप में भारतीय संविधान की ओर देखा जाता है। भारतीय संविधान ऐसा है कि लोग इसकी तरफ भारत प्रगतिशील होता हुआ ऐसा दिखाई
देता है। भारतीय संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 से शासन चलाना प्रारंभ हुआ। तो भारत का जो संविधान बना 26 जनवरी 1950 को बना और उस समय से भारत का जो भी कार्यकाल है भारतीय संविधान के ऊपर, भारतीय संविधान के हिसाब से चलाया जाता है। ठीक है, तब से लेकर वर्तमान समय तक संविधान के आधार पर जिस प्रकार शासन व्यवस्था रही उसके द्वारा भारतीय लोकतंत्र का व्यापक होता गया। भारतीय लोकतंत्र क्या होता गया? व्यापक होता है, बहुत बड़ा हो गया। आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है भारतीय लोकतंत्र को। भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन, सामाजिक न्याय समता को स्थापित करने की दृष्टि से जो कदम उठाए गए, बहुत सारे परिवर्तन किए गए। समाज को न्याय मिलना चाहिए, औरतों को बहुत योगदान दिया गया, सभी स्त्री पुरुष समानता होनी चाहिए, छोटी कास्ट जो बड़ी कास्ट होती है, छोटे जाति के लोग बड़े जाति के लोग सब समान है। इसकी ओर जो कदम उठाए गए उन सभी के बारे में हमको इस पाठ में पढ़ना है। तो हमको इस पाठ को 3 भाग में देखना है, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समता और न्याय व्यवस्था। इन 3 मुद्दों तक सीमित है, बराबर है। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकतंत्र। इसमें लोकतंत्र क्या होता है? ठीक है, लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। अब देखिए लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के बारे में चलिए हम लोग लोकतंत्र के बारे में समझ लेते हैं। लोकतंत्र में मात्र लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की संरचना ही महत्वपूर्ण नहीं होती है। लोकतंत्र में ये नहीं कि खाली आपने लोकतंत्र शासन प्रणाली बना लिया और उसको रहने दिया। भाई उसको लोकतंत्र को आपको परिपक्व बनाना पड़ेगा, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। उसकी संरचना के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार किए जाने पर लोकतंत्र समाज के राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। लोकतंत्र आज समाज अगर उसको बहुत मजबूत किया गया तो लोकतंत्र एक दिन समाज का अभिन्न अंग बन जाएगा। ठीक है, उसी के अनुसार हमारे देश में लोगों को सीधे सीधे प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली संसद, राज्य विधानसभाएं, स्थानीय स्वयं शासन संस्थाएं हैं। अब लोकतंत्र को परिपक्व बनाने के लिए देखिए आपके पास क्या क्या है? राज्य विधानसभाएं हैं, संसद है, स्थानीय स्वयं सत्ता है। स्थानीय स्वयं सत्ता आपके पास आसपास देख लीजिए, पंचायत समिति है, फिर ग्राम पंचायत है, फिर महानगर पालिका होती है शहरों में। तो ये संस्थाएं होती हैं जो लोकतंत्र को परिपक्व बनाने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। क्योंकि इन संस्थाओं द्वारा जनता के जो भी विचार है, जनता की जो भी शिकायतें, वे सब शिकायतें सरकार तक पहुंचाई जाती है और सरकार क्या करती है? उन बातों को ध्यान में रखकर उस पर क्या करती है? कदम उठाती है। अब आगे यदि समाज का सहभाग और राजनीतिक प्रतिबद्धता का पर विचार करें तो भारत में लोकतंत्र व्यापक स्तर पर सफल हुआ। भारत का जो लोकतंत्र है वो व्यापक स्तर पर सफल हो गया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर पहले लोकतंत्र था लेकिन वहां पर लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया। लेकिन भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी भारत में इतने जाति के लोग रहने वाले, इतने धर्मों को मानने वाले, अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले लोग रहते हैं। फिर भारत का लोकतंत्र क्या हुआ है? सफल हुआ है। एक इसकी वजह से, राजनीतिक परिपक्वता की वजह से। ठीक है, निर्धारित समय के बाद पारदर्शिता, निष्पक्ष वातावरण में संपन्न होने वाले चुनाव हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। निर्धारित समय के बाद पारदर्शिता और निष्पक्ष वातावरण में क्या होता है? चुनाव होता है। नेता जो लीडर्स होते हैं, हमारे नेता लोग होते हैं, उनका क्या होता है? चुनाव होता है। और वह चुनाव जो होता है निष्पक्ष और पारदर्शी होता है, सबको मालूम होता है, कोई गुप्त चीजें नहीं होती हो। तो इसकी वजह से जो हमारा लोकतंत्र है बहुत मजबूत बना हुआ है। जनसंख्या और विस्तार को ध्यान में ले तो हमारे विशाल देश में विभिन्न स्तरों पर चुनाव संपन्न कराना बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम लोग ध्यान दें, हमारा लोक जनसंख्या कितना बड़ा, हमारा विस्तार बहुत बड़ा है। ठीक है, विश्व में 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा विस्तार होने के बाद भी अगर देखा जाए चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हमारे भारत में ये चीजें संपन्न हो जाती हैं। निरंतर होने वाले चुनावों के कारण भारतीय मतदाताओं की राजनीति समझ में अधिक परिपक्व होने में सहायता मिलती है। अब निरंतर चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी पंचायत का चुनाव होता है। ठीक है, कभी नगर पालिका का चुनाव होता है। तो ये चुनाव होते रहने से वहां के लोगों में राजनीति को समझने में क्या होती है? सहायता होती है। चुनाव के बीच घोषित होने वाली सार्वजनिक नीतियां और समस्याओं के विषय में भारतीय मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब चुनाव के दौरान बहुत बड़े बड़े जो नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो बहुत बड़ी नीतियां लाते हैं जनता के समक्ष, और वो नीतियों को जनता के समक्ष रखते, उन नीतियों पर जनता विचार करती है, सोचती है, और इससे जनता की क्या होती है? लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ जाती है।
राजनीति में सार्वजनिक समस्याओं के विकल्पों पर सोच विचार करके मतदान करने की मानसिकता में वृद्धि होती है। और जब जनता के सामने वे सारी नीतियां आती, सरकार की जब सारी नीतियां, सरकार के सारे काम जनता के सामने आते हैं, तो जनता को सामाजिक समस्याओं का विकल्प सोच समझकर मतदान करने जाता है। वो जब मतदान करने जाएगा, वोट देने जाएगा, तो उसकी मानसिकता विकसित हुई होती है कि उसको किसको वोट देना है, किस तरह से वोट देना है, कि उसको सारी चीजें मालूम है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक हमारा मताधिकार। मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। अगर हम लोग बात करें भारत की, जब भारत देश आजाद हुआ तो उस समय बहुत से जाति के लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी बहुत कम अधिकार था मत देने का। लेकिन उसके बाद संविधान में प्रावधान किए गए, संविधान में तरक्की की गई, जिसके अधिकार पर लोगों को मत देने का अधिकार मिला। औरतों को एक अधिकार मिला, बराबर का अधिकार मिला, औरतें भी अधिकार मिला उनको मत देने का। और जो छोटी कास्ट के लोग थे, जो छोटी जाति के लोग थे, उनको भी अधिकार मिला है। ठीक है, मताधिकार को ध्यान में रखते हुए, मताधिकार को ध्यान में रखते हुए आज भारत में 37% जो आरक्षित जगह है लोकतंत्र में, वो स्त्रियों के लिए। ठीक है, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 50% आरक्षित जगह किसके लिए, किसके लिए स्टूडेंट्स, 50% आरक्षित जगह महिलाओं के लिए। और आज लोकतंत्र में जो छोटी कास्ट के लोग, उनके लिए भी एक आरक्षित जगह डाली गई, ताकि हमारे देश में जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, वे भी जनता द्वारा चुनकर संविधान मतलब लोकतंत्र में जाकर वो प्रतिनिधि बन सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अभी मताधिकार। स्टूडेंट, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। वयस्क मताधिकार मतलब 18 साल के बाद अगर आप हो जाओगे, आपकी आयु अगर 18 साल हो जाती है तो आप वोट दे सकते हो, मत दे सकते हो। उसके अनुसार मताधिकार का दायरा मूलतः व्यापक था, एक बहुत बड़ा मताधिकार का है। मताधिकार के संकुचित करने वाले जो प्रावधान स्वतंत्रतापूर्वक कार्य में प्रचलित थे, वे सभी पूर्णतः नष्ट किए गए। स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के पूर्व जो भी कमियां थी, ठीक है, मताधिकार के लिए, जो औरतों को मत देने का अधिकार नहीं है, छोटी कास्ट को मत देने का अधिकार नहीं है, ये सभी कमियों को क्या किया गया, नष्ट किया गया। और ऐसा प्रावधान बनाया गया, ऐसा कानून बनाया गया, ऐसा संविधान बनाया गया जिसके अंदर हर व्यक्ति को, छोटे से छोटी कास्ट को, हर एक औरतों को, सभी को मत देने का अधिकार लाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे। स्वतंत्र भारत में देश के प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष के लिए 21 वर्ष आयु की शर्त निर्धारित करके उन्हें संविधान द्वारा मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। जब देश आज़ाद हुआ तो 21 वर्ष की आयु अगर रहेगी तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो स्त्री पुरुष मतदान दे सकता है। लेकिन 1992 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये 21 वर्ष की आयु जो थी उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया। इसकी वजह से जो भारत की मतदान करने वाली जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या बढ़ गई और युवाओं को राजनीति में सहभागिता क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी वजह से हमारा जो लोकतंत्र और ज़्यादा व्यापक बन गया और पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। ये डिसीजन बहुत सही लिया गया था। इस अधिकार को व्यापक करके मतदाता की आयु, मतदाता मतलब जो मतदान देने वाला है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कम की गई। फलस्वरूप जब 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई तो क्या रिजल्ट निकला, फलस्वरूप स्वतंत्र भारत की युवा पीढ़ी को राजनीतिक क्षितिज प्राप्त हुआ, राजनीति में अधिकार प्राप्त हुआ, वो राजनीति में इंटरेस्ट लेने लग गए। लोकतंत्र की व्याप्ति बढ़ाने वाले इस परिवर्तन के कारण भारतीय लोकतंत्र को संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या केवल भारत में पाई जाती है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मतदाता कहां पर पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। यह परिवर्तन केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक भी है। ये जो परिवर्तन किया गया 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष लाया गया, तो बहुत लोगों के ध्यान में आया कि भाई ये संख्यात्मक परिवर्तन है, मतलब इससे मतदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं, यह गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ। लोगों की राजनीति की ओर देखने का नजरिया बदली हो गया, लोग राजनीति में इंटरेस्ट लेने लग गए। ठीक है, तो गुणात्मक फायदा हुआ था 21 वर्ष से 18 वर्ष करने के बाद। ठीक है, अब आगे कई राजनीतिक दल इन्हीं युवाओं मतदाताओं के समर्थन से सत्ता प्रतियोगिता में उतर आते हैं। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, ये युवाओं की वजह से सत्ता में क्या उतर आते हैं। वे अपनी नई पार्टी बनाते हैं और सत्ता में क्या करते हैं, सामने वाली जो दल होती है उनको क्या करते हैं, चुनौती देते हैं।
ठीक है, मतदान के समय। इस कारण भारत में राजनीतिक प्रतिबद्धता का स्वरूप भी बदल गया है। लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से आज कई राजनीतिक दल इस प्रतिद्वंद्विता में दिखाई देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या देखा, हमने मताधिकार देख लिया, हमने राजनीतिक परिपक्वता तय किया। अब हमको देखना है लोकतंत्र विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का मौलिक घटक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से जो सत्ता है वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास, एक समाज के पास या एक ग्रुप के पास, एक समूह के पास नहीं होना चाहिए। सत्ता का जो अधिकार है वो देश के हर एक नागरिक तक होना चाहिए, हर एक निम्न दर्जे के नागरिक तक होना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्योंकि अगर सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो व्यक्ति उस सत्ता का मिसयूज करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा और सामान्य जनता तक उस बातों का फायदा नहीं पहुंच पाएगा। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जब स्टार्टिंग में कानून बनाया गया था, संविधान बनाया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक ही बातें सीमित होती थी, लेकिन उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान लाए गए। फिर हमारे देख सकते हो आपके इलाके में, यदि आप गांव में रहते हो तो वहां पर पंचायत समिति होती है, ठीक है। और अगर यदि आप शहर में रहते हो तो वहां पर आप लोग देखते होंगे भाई म्युनिसिपालिटी होती है और नगर सेवक होते हैं। इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो सत्ता में जनता द्वारा चुनकर आते हैं और वे जनता की बातों को लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरह सत्ता का क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ। सत्ता को एक निम्न हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। ठीक है, आज हर एक व्यक्ति जानता है कि लोकतंत्र में क्या हो रहा है, सरकार कौन से कार्य कर रही है, सरकार कौन से कार्य गलत कर रही है, कौन से सही कर रही है। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की वजह से हुआ है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के साथ साथ सामान्य जनता का भी सत्ता में सहभागी हो गए। पहले सत्ता का बहुत दुरुपयोग होता था क्योंकि सत्ता का जो अधिकार था कुछ किसी एक व्यक्ति के पास था, लेकिन यह दुरुपयोग रोका गया और इसके साथ साथ सामान्य जनता का लोकतंत्र में सहभाग बढ़ गया। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधान किए गए। अलग अलग प्रावधान लाए गए लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करने के लिए। स्थानीय स्तर की शासन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार प्रदान करके उनके द्वारा वास्तविक लोकतंत्र को प्रत्यक्ष रूप देने का दिशा निर्देशक सिद्धांत उनमें निहित किया गया। स्थानीय स्तर पर जहां आप रहते हो उस स्तर तक सरकार को पहुंचाया गया, उस स्तर तक लोकतंत्र को पहुंचाया गया। वहां पर जो भी अधिकारी वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और वे जीत कर आते हैं तो वो आप लोग जानते हो सरपंच बनते हैं गांव में, और यहाँ पर नगर सेवक, महापौर ऐसे बनते हैं और वो हमारी बातों को सरकार तक लेकर जाने का काम करते हैं। ठीक है, अब उसको ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कई प्रयत्न किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रयत्न 73वें और 74वें संविधान संशोधन का था। 73वें 74वें संविधान संशोधन का सबसे बड़ा अहम रोल है सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का। इन संशोधनों से स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान की स्वीकृति को तो मिली। स्थानीय शासन संस्था मतलब उस स्थान में रहने वाले लोगों को स्वीकृति तो मिल गई, अधिकार तो मिल गया। ठीक है, साथ साथ उन अधिकारों की मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब वे लोग क्या करते हैं, अपने एरिया का, अपने आसपास के इलाके का क्या करते हैं, पूरी तरह से अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और उन्हें भी बहुत सारा अधिकार सरकार द्वारा प्राप्त मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित परिवर्तन किन कारणों से हुए? जैसे पहला, सत्ता में महिलाओं का सहभाग बढ़ाने हेतु उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि सत्ता में महिलाओं का सहभाग बढ़ाने हेतु उनके लिए बहुत स्थान निश्चित किए गए। क्योंकि देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मतलब पहले महिलाएं ज़्यादा सहभागी नहीं होती थी लोकतंत्र में, राजनीति में, लेकिन अब उनके लिए पूरे भारत में 37% आरक्षित स्थान है और महाराष्ट्र में 50% है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो स्त्री पुरुष क्या रहेंगे, समान रहेंगे, 50-50% रहेंगे। आपको मालूम होगा इसके लिए, समझा। चलिए अब आगे, दुर्बल समाज वर्ग सत्ता में सहभागी हो सके इस उद्देश्य से उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित। दुर्बल मतलब जो छोटी कास्ट के लोग हैं, जैसे जनजाति, छोटी जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी कास्ट, एसटी कास्ट, ये लोगों को भी सत्ता में बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यदि इनके साथ बराबर अधिकार नहीं मिला, जो बड़ी दर्जे के लोग हैं, जो बड़ी कास्ट के लोग हैं, वे क्या करेंगे, इनका शोषण करेंगे।
और ये समाज कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। इसलिए लोकतंत्र में इन दुर्बल समाज के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं, ताकि ये दुर्बल समाज के लोग भी लोकतंत्र में जाए और प्रतिनिधित्व बने और देश के कार्यों में अपना योगदान दे सके। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था कि निर्वाचन आयोग एक ही होता है। निर्वाचन आयोग जो होता है सरकार से अलग होता है। निर्वाचन आयोग पर सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होता, सरकार कोई भी अधिकार नहीं कर सकती। तो निर्वाचन आयोग पर देश के लेवल पर होता था, लेकिन निर्वाचन आयोग अभी राज्य स्तर पर ही बना गया। राज्य स्तर पर बनाने से क्या हो गया, उस राज्य में जो ग्राम पंचायत का चुनाव है, जो महापौर का चुनाव है, जो आप बोल सकते हो कि नगर सेवक का चुनाव है, विधायक का चुनाव है, ये सारे चुनाव करवाने का काम राज्य निर्वाचन आयोग करता है। संविधान में 11 एवं 12 इन 2 नए अवशिष्टों का समावेश किया गया है। और ये अवशिष्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोग गूगल से या कहीं से प्राप्त कर सकते हो। बट जब संविधान हमारा बना था 1950 में, तो उस समय तक सिर्फ 8 प्रविष्ट थे, लेकिन अब उन 8 प्रविष्टों को बढ़ाकर 11 और 12 कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अगला टॉपिक हमारा है सूचना का अधिकार, RTI, ठीक है, राइट्स टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, 2005 में स्थापित किया गया था। इस अधिकार से पहले मैं सूचना के अधिकार के बारे में बता दूं, इस अधिकार से पहले सामान्य जनता को सरकार से कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं मिला था। सामान्य जनता सरकार से अगर कोई सवाल पूछती थी तो सरकार कहती थी कि भाई ये गोपनीय है या बहुत सीक्रेट बात है, तो लोग जनता को पहुंचाते नहीं थे। जनता सरकार में क्या चल रहा है, क्या गलत नीति है, क्या सही नीति ला रही है, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ नहीं है। अगर कहीं पर कोई बिल पास हो रहा है, कहीं पुल बन रहा है, कोई भी स्कूल बन रहा है, तो कितना पैसा लगा, क्या लगा, ये सारा सवाल जनता नहीं पूछ सकती थी 2005 के पहले। लेकिन 2005 के बाद एक प्रावधान लाया गया। ये प्रावधान के हिसाब से जनता सरकार से क्वेश्चन कर सकती है और सरकार को उन प्रश्नों को उत्तर जनता को देने पड़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं सूचना का अधिकार। लोकतंत्र में नागरिकों का समक्षीकरण कई रूपों में होना चाहिए। नागरिकों में उसमें सहभागी होने का अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके, देखो लोकतंत्र में जो नागरिक होते हैं उनका समक्षीकरण होना चाहिए। सब जगह से नागरिक मिला होना चाहिए सरकार के साथ, लेकिन सहभागी होने के साथ साथ, होने के अवसर प्रदान करने के साथ साथ अब सरकार को क्या करना चाहिए, नागरिकों को ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि जनता को मालूम पड़ जाए कि सरकार में कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब आगे सरकार और जनता का संवाद बढ़ना चाहिए। सरकार और नागरिकों के बीच जितनी दूरी कम रहेगी, सरकार और नागरिकों के बीच जितनी दूरी कम रहेगी, उतना लोकतंत्र हमारा क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति को मालूम रहेगा कि सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है, तो सरकार से वो क्वेश्चन कर सकती है, प्रश्न कर सकती है कि ये गलत काम है, ये सही काम है। सरकार को प्रश्न करने का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार और नागरिकों के बीच जितनी दूरी कम रहेगी और संवाद अधिक होगा, उतनी मात्रा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ और प्रबल होगी, मजबूत बनेगी। लोकतंत्र उतना मजबूत बनेगा। सरकार द्वारा पारस्परिक विश्वास बढ़ाने हेतु कौन से कदम उठाए जाते हैं, इसकी जानकारी नागरिकों को मिलनी चाहिए। सरकार नागरिकों के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है, इस बात की जानकारी जनता को होनी चाहिए, नागरिकों को होनी चाहिए। सुशासन की 2 विशेषताओं पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को प्रत्यक्ष रूप से उतारने के लिए भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया। पारदर्शिता होना चाहिए, सरकार के काम में पारदर्शिता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई बिल पास कर दिया, कोई कानून बना दिया, जनता को मालूम ही नहीं है। तो पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार के कामों में। ठीक है, इसलिए सूचना का अधिकार लाया गया 2005 में। सूचना के अधिकार के कारण सरकारी कार्यवाही में रखी जाने वाली गोपनीयता कम हो गई। पहले सरकार बहुत सारी बातें क्या करती थी, छुपा के रखती थी, लेकिन जब से सूचना का अधिकार आया है तब से सरकार में जो गोपनीय बातें हैं वो क्या हो गई है, कम हो गई है। पूरी तरह तो नष्ट नहीं हुई, लेकिन कम हो गई है। तथा सरकारी कामकाज में स्पष्टता और पारदर्शिता आने में मदद मिलती है। तो सरकारी कामकाज में स्पष्टता आ गई है कि सरकार किस तरह से काम करती है, क्या काम करी, वो सारी चीज़ें जनता को आज मालूम पड़ जाती है। आगे 2001 के बाद नागरिकों के लिए सुधार उपलब्ध कराते समय वह उनका अधिकार है, यह मानकर सुधार की तरफ ध्यान दिया गया। ठीक है, अब सुधार जो है वो नागरिकों का अधिकार है। मतलब 2000 में ऐसा सरकार को लगा कि लोकतंत्र में जो भी सुधार है, वह सुधार जो हम लोग कर रहे हो नागरिकों को मालूम होना चाहिए, तो नागरिकों की ओर ध्यान दिया गया। उसके अनुसार सूचना का अधिकार, शिक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार भारतीयों को मिला।
ठीक है, शिक्षा का अधिकार मिला। आज हर एक व्यक्ति, भारत का हर एक शिशु शिक्षा प्राप्त कर सकता है निःशुल्क। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ था उस समय तक बहुत सारे लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था नहीं थी तब। ठीक है, सरकारी स्कूलें बहुत कम थी। लेकिन आज देश की प्रगति की वजह से सरकारी स्कूलें ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से सरकार क्या करती है, हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान कर सकती है, खाद्यान्न दे सकती है। उनको स्कूल में देखते हो आप लोग, खाने मिलते हैं। ठीक है, आप लोग सुना होगा। और इन अधिकारों से भारतीय लोकतंत्र निश्चित रूप से प्रबल बनता है। और ये सारे अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार, इन अधिकारों की वजह से जो हमारा लोकतंत्र है यह मजबूत बनता है, यह प्रबल बनता है, जिसकी वजह से हमारा पूरे विश्व में नाम होता है कि भारत का जो लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, क्या आप जानते हैं अधिकाराश्रित दृष्टिकोण, राइट्स बेस्ड अप्रोच? पहले क्या होता था, सरकार जो भी काम करती थी जनता को लगता था कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, एहसान कर रही है, सरकार मतलब हमारे लिए सब कुछ कर रही है, सरकार हमारे लिए एहसान कर रही है, ऐसी बातें जनता तक पहुंचाई जाती थी। लेकिन ये बातें गलत थी। दिखते पढ़ के इसको, स्वतंत्रता के पश्चात कुछ दशकों तक भारत में लोकतांत्रिकीकरण हो, इसके लिए कई सुधार किए गए। लोकतांत्रिकीकरण हो, लोगों का शासन हो, इसके लिए बहुत सारे सुधार किए गए, परंतु उसमें नागरिकों को लाभार्थी की दृष्टि से देखा जाने लगा, नागरिकों को लाभ मिल रहा है, ऐसा सरकार को लगता था। पिछले कुछ दशकों में हो रहे सुधार नागरिकों को वे अधिकार हैं। अब ऐसा नहीं कि वो लाभार्थी हो, सरकार हमारे ऊपर कुछ एहसान कर रही है, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है और हम लोग कोई लाभार्थी नहीं उनके। ठीक है, ये उनका काम है। जैसे आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। ठीक है, स्टूडेंट का काम क्या होता है, पढ़ाई करना। टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाना। उसी से सरकार का काम क्या होता है, देश को चलाना। ठीक है, ये उनका काम है, वो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, इस भूमिका से किए जा रहे हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने से शासन और नागरिकों के संबंधों में कौन कौन से परिवर्तन आ सकते हैं, इस पर आपका मत क्या है? अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण रहेगा तो सब लोग अपना अपना काम करेंगे। सरकार अपना काम करेगी, स्टूडेंट्स अपना काम करेगा, टीचर अपना काम करेगा, डॉक्टर अपना काम करेगा। ठीक है, वो हमारे पर कोई एहसान नहीं कर रहे, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, सब में एक समानता आएगी। चर्चा कीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय नागरिकों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। भारत के लोगों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आज आप लोग देख रहे हो रोजगार के अवसर कितने कम हो रहे हैं, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई, युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला देश कहा जाता है भारत को, सबसे ज्यादा युवा वाला। 18 से लेकर 26 वर्ष तक के युवाओं की जनसंख्या भारत में बहुत ज्यादा है। और हर साल करोड़ों नागरिक पढ़ के निकलते हैं, लेकिन उनको रोजगार मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो रोजगार प्राप्त करने वाला भी कोई अधिकार सरकार को बनाना चाहिए। आपकी दृष्टि से सभी को आवास का अधिकार मिल गया तो अपने देश के लोकतंत्र पर क्या परिणाम होगा? आपकी दृष्टि से बोला जाए या मेरी दृष्टि से बोला जाए, तो यदि सबको आवास का अधिकार मिल जाए तो सबके पास क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा, कोई भी बेघर नहीं रहेगा। ठीक है, हमारे जो गरीबी है वो कम हो जाएगा, हमारा जो हम लोग विकसनशील देश है हम लोग विकसित हो जाएंगे, क्योंकि सबके पास घर रहेगा तो लोग काम धंधे पर ध्यान देंगे, देश प्रगति करेगा, देश विकास करेगा, देश का विश्व लेवल पर नाम होगा। तो अगर मैं एक जानकारी आपको बताऊं तो 2014 में जो सरकार चुनकर आई है भारत में, भाजपा, उसने जनता से प्रॉमिस किया था कि 2024 तक वह भारत के हर व्यक्ति को आवास दिला देगी, आवास की व्यवस्था कर देगी। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये जो व्यवस्था है बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन 2024 तक तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था पूरी हो सकती है जैसे जैसे देश हमारा विकास करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही करना हमको। और हमने अभी तक क्या देखा कि भारतीय संविधान के बारे में देखा कि संविधान कब लागू हुआ था, संविधान का मेन मकसद क्या है, फिर लोकतंत्र देखा, मताधिकार देखा, फिर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण देखा, सूचना का अधिकार देख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी हमको क्या देखना है कि मैंने जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपसे 5 क्वेश्चन करने वाला हूं। उन 5 क्वेश्चंस के आपको क्या करना है, उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अब वो 5 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर 5 प्रश्न लिखे हुए हैं। इन 5 प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैं आपको प्रश्न पढ़ के बताऊंगा और 4 ऑप्शन बताऊंगा। उस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जब देश आज़ाद होने वाला था तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो इस 4 तारीखों में से कौन सी तारीख क्या है, सही है?
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? एकदम अच्छे से खोजिएगा इसका आंसर, गूगल पे जाइए कहीं तो जाके खोज के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन, देखो दो अध्यक्ष होते हैं, एक स्थायी अध्यक्ष होता है, एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। आपको स्थायी अध्यक्ष बताना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किससे बनाया गया? ठीक है, डॉक्टर, पहला ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड हुआ था, मतलब भारतीय संविधान किस दिन से पूरी तरह से लागू हो गया था? कौन सा वो दिन था जिस दिन से भारतीय संविधान पूरा लागू हो गया था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। किस दिन लागू हुआ था आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चौथा क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान इंडियाज नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया था? जो जनगण मन है ना हमारा नेशनल एंथम, उसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? ठीक है, कब बताया कि हाँ ये हमारा राष्ट्रगान होगा? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। ये 4 तारीखों में से ऐसी कौन सी तारीख है जिस दिन संविधान सभा ने बोला हाँ ये जनगण मन जो है वो राष्ट्रगान हमारा रहेगा? अगला 5वां क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? संविधान में स्टूडेंट्स हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है वो हमारे कानून में डाला गया, हमारे संविधान में लागू किया गया है, तो वो कौन से देश से ली गई है? तो रूस, पहला ऑप्शन है रूस, सेकंड ऑप्शन बी जर्मनी है, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो इनमें से जो ऑप्शन आपका सही रहेगा खोजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। इसके पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं 2 टॉपिक हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, सामाजिक न्याय और समता और न्यायालयों की भूमिका।